नमस्ते बच्चों। वर्ग 6 के अध्याय 4 मानचित्र के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर ली हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास और उसके कुछ महत्वपूर्ण उत्तर के बारे में चर्चा आपके साथ शुरू करते हैं। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके पाठ में दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला सवाल है, पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र ही मानचित्र कहलाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा मानचित्र। दाहिना साइड में हमने उत्तर लिख दिया है मानचित्र। सड़कों का वितरण डैश मानचित्र में दर्शाया जाता है। तो मैंने आपको बतलाया कुछ खास तरह के मानचित्र होते हैं जिनमें कुछ विशेष बातों की जानकारियां दी जाती है, उसको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो सड़कों का वितरण सिर्फ सड़कों के वितरण के बारे में ही बतलाएगा कि सड़कें कहाँ कहाँ पर हैं। तो इस तरह के मानचित्र हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। राज्यों, नगरों आदि का वितरण डैश मानचित्र में दर्शाया जाता है। मैंने आपको बतलाया जो राजनीतिक मानचित्र होते हैं उसमें राज्यों के बारे में, नगरों के और आदि के बारे में वितरण को दर्शाया जाता है। तो ये भी एक राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई वास्तविक दूरी के बीच के अनुपात को डैश कहते हैं। तो यह अनुपात जो होता है वो पैमाना कहलाता है। पैमाना जब मैंने आप लोग को बतलाया था, आप उस वीडियो को देखिएगा। दूसरा जो वीडियो है जिसमें मैंने पैमाना के बारे में बतलाया है, ये वास्तविक दूरी और मानचित्र की दूरी के अनुपात को दर्शाता है। कच्चे नक्शे को रेखाचित्र कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको तीसरे और अंतिम वीडियो में बतलाया। जो कच्चा नक्शा होता है उसको हम लोग रेखाचित्र कहते हैं। इसके बाद का जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तीसरा प्रश्न है ये आपके अध्याय के अभ्यास का। इसमें पहला सवाल है, मानचित्र में पैमाने से आप क्या समझते हैं। जैसा कि ऊपर भी आप लोगों ने पढ़ा, जो फिल इन द ब्लैंक से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में, कि स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को ही पैमाना कहते हैं। दूसरा सवाल है, मानचित्र के 4 तत्व कौन कौन से हैं। जो भाषा के रूप में हम लोग पढ़े मानचित्र की भाषा के रूप में, तो ये मानचित्र के 4 प्रमुख तत्व हैं जिससे हम लोग मानचित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये तत्व हैं पैमाना, प्रतीक, चिन्ह, दिशा और रंग। प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं। प्रधान दिग्बिंदु 4 हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण है। इसके बाद हमारे यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो कि दूसरा प्रश्न है आपके पुस्तक का। इसमें पहला प्रश्न है, पठारों को दर्शाने वाले मानचित्र हैं। ऐसे मानचित्र जो पठारों को दर्शाते हैं तो वो हमको मालूम है भौतिक मानचित्र में मिलते हैं। ये नीचे मैंने आप लोगों के लिए उत्तर लिख दिया है। पहला का क है, ये भौतिक मानचित्र कहलाते हैं जिसमें लोग पर्वतों को, पठारों को, नदियों को और भौगोलिक आकृतियों को दर्शाते हैं। दिक् शिक्षक का उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिशा का ज्ञान के बारे में बतलाते समय ये बतलाया था कि दिक् सूचक का उपयोग मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। ख, तो ये दूसरा का ख उत्तर यहाँ पर आपके सामने है, दिया हुआ है। पैमाना आवश्यक है। पैमाना किस लिए आवश्यक है। तो पैमाना मानचित्र के लिए एक आवश्यक तत्व है। पैमाने के बिना मानचित्र नहीं बन सकता है। मानचित्र पर नीला रंग दर्शाया जाता है। मानचित्र पर नीला रंग महासागरों को दर्शाने के लिए, चूँकि हमने आपको बतलाया कि नीला रंग से पानी को दर्शाते हैं और महासागर समुद्र में पानी होता है, इसलिए महासागरों को दिखाने के लिए नीले रंग का उपयोग किया जाता है। तो चौथा का आंसर भी हमारा क है। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें पहला है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं। ग्लोब भी सहायक होते हैं, लेकिन ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र भूगोल पढ़ने के लिए हमें ज़्यादा सहायक होते हैं। क्यों। क्योंकि पृथ्वी के छोटे भाग जैसे देश, राज्य आदि के अध्ययन के लिए मानचित्र ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा उपयोगी होता है।
दूसरा, मानचित्र में ग्लोब से ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती है। और तीसरा, मानचित्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ग्लोब की अपेक्षा सुविधाजनक होता है। तो इसलिए मानचित्र जो है वो ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा सहायक होते हैं। दूसरा है, मानचित्र एवं खाका के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। मानचित्र और खाका में क्या अंतर है? जो वीडियो मैंने आप लोगों को पहले भेजा है, उस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको अंतर स्पष्ट पता चलेगा। फिर भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। मानचित्र खाका के अपेक्षा एक बड़े क्षेत्र को दिखलाता है। मानचित्र बड़े क्षेत्र को दिखलाता है और खाका छोटे क्षेत्र को दिखलाता है। मानचित्र खाका की अपेक्षा मुख्यतः छोटे पैमाने पर बना होता है। दूसरा अंतर है कि मानचित्र जो है वो छोटे पैमाने पर बना होता है और खाका जो है बड़े पैमाने पर बना होता है। बहुत सी जानकारियाँ जो हमारे लिए आवश्यक होती है वो हमें खाका से प्राप्त होती है, मानचित्र से नहीं। जैसा कि मैंने आपको बतलाया तीसरे वीडियो में, जैसे किसी भवन के खाका से भवन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है, लेकिन किसी मानचित्र में एक भवन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करना बहुत ही कठिनाई भरा कार्य हो सकता है। पांचवा प्रश्न है, अंतर बताएं। तो अंतर बताने में पहला सवाल है, भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र में क्या अंतर है? तो भौतिक मानचित्र, जैसा आप लोगों को मैंने बतलाया है कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, झीलों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाया जाने वाला जो मानचित्र होता है उसको हम लोग भौतिक मानचित्र कहते हैं। और राजनीतिक मानचित्र में राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों, विश्व के विभिन्न देशों और उनकी सीमाओं को दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से भौतिक और राजनीतिक मानचित्र में ये अंतर होता है। दूसरा सवाल है, छोटे पैमाने वाला मानचित्र और बड़े पैमाने वाला मानचित्र में क्या अंतर है? छोटे पैमाने वाला मानचित्र में पृथ्वी के बड़े क्षेत्रफल वाले भूभाग को, पृथ्वी का जो बड़ा क्षेत्र, जैसे कि जो एक देश, एक बड़ा राज्य, इस तरह की चीज़ों को दर्शाया जाता है। कोई महाद्वीप, पूरी पृथ्वी को दर्शाया जाता है। इसे हम छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जैसे मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर के स्थल के 200 किलोमीटर को दर्शाता है। मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर, स्थल पर 200 किलोमीटर, तो ऐसे मानचित्र को हम लोग छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाला मानचित्र में छोटा भूभाग दर्शाया जाता है, जैसे गांव, छोटा गांव, गांव का एक क्षेत्र, शहर का एक क्षेत्र को दर्शाया जाता है। इसमें मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर की दूरी वास्तविक स्थल पर 200 मीटर की दूरी या उससे कम को दर्शाता है। तो इस प्रकार के मानचित्र को हम लोग बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो इस प्रकार से अभ्यास के 5 मुख्य प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में हमने आपके साथ चर्चा की। आशा है, उम्मीद है कि इस पाठ के चारों वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे और आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध भी होंगे, आपके इस वर्ग के लिए और आने वाले सभी वर्गों के लिए। भूगोल की जानकारियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आप इस वीडियो को बारंबार देखते रहिए। अगले पाठ के वीडियो के साथ हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।